राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ डायरेक्टर, राइटर और फिल्म विशेषज्ञ विनय शुक्ला। विनय शुक्ला 1999 में आई फिल्म गॉडमदर के लेखक और निर्देशक विनय शुक्ला। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज बढ़ेगी तेरे भाई की आत्मा को शांति। आंखें पाट पाट के क्या देख रहा है? औरत की अकल चूड़ा फूंकने में नहीं फूंक जाती, मर्द उस पे पांव धर के खड़ा हो जाता है। बोल देना अपने केसू भाई को कि ताड़ू का पंचायत का चुनाव में लड़ूंगी। करीब 3 दशकों से फिल्म लेखन और फिल्म निर्माण में लगे विनय शुक्ला जयपुर के रहने वाले हैं और 9 साल की छोटी सी उम्र में ही आकाशवाणी के नाटकों में हिस्सा लेते रहे हैं। रचनात्मक क्रियाकलाप के प्रति लगाव उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान भी नाटकों और फिल्मों में संलग्न रखने लगा। फिल्मों में उनकी बढ़ती दिलचस्पी विनय शुक्ला को जल्द ही पूना के FTII ले गई, जहां से उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और फिल्म निर्माण की दुनिया में उतरे। अनेक ऑफबीट और मेन स्ट्रीम फिल्मों की परिकल्पना, लेखन और निर्देशन के अलावा विनय शुक्ला फिल्म इतिहास में गहरे रमे हुए हैं। Right now, the state that we see our screenwriting is because of 2 counts. One, that producers do not encourage any original idea, and 2, because of that cut and paste job or the DVD driven scripts, fresh talent was not encouraged. FTII में क्लासेस लेने के अलावा वो फिल्म विषयों पर लिखते भी रहते हैं। हाल ही में आई उनकी फिल्म मिर्च थी। कुंवर साहब, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? मैं देखती रहती थी और राजा साहब जब देखो तब इसे सहलाते रहते थे। इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि रात में भी ये हमारे बीच में आके सो जाती थी। मैं कब से मौका ढूंढ रही थी अपनी डाह निकालने का, मगर चाहती थी कि किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन की पीड़ा समझ सके। आप अंदर बता रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। थैंक यू। हमें बताइए कि किसी भी फिल्म, अगर फिल्म को एक इमारत माने तो स्क्रिप्ट उसकी नींव जैसी है। जब आपने फिल्मों में स्क्रिप्ट पर नज़र डाली, चूँकि आप राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, तो ये बताइए कि कितना ध्यान स्क्रिप्टिंग पर दिया जा पाता है और स्क्रिप्ट राइटर जिस विषय को पेश कर रहा है उस पर उसका कितना कंट्रोल होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो है वो बुनियाद भी होती है, इमारत भी होती है। सच तो ये है, अगर आप फिक्शन में काम कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स को लेके आप जितना इंटरनलाइज कर सकें तो उसमें उतनी ही वो स्क्रिप्ट जो है वो टेक्सचर्ड होती है, गहरी होती है, उसमें डेप्थ होती है। और ये है कि अगर राइटर जो है उसके सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट जो है बड़ा शैलो लगता है। कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे होता ही है कि जब हम लोग फिल्में बनाते हैं तो प्लॉट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, नाच गाने और एक्शन या फिर कैसे ड्रामा क्रिएट किया जाए, तो वो जो है बाहरी तौर पे जो है उस पे नज़र डाली जाती है न, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। तो वो उसकी वजह से होता ही है कि हमारे यहाँ साल में चंद फिल्में ही ऐसी बन पाती हैं जो दर्शकों को भी छू पाती हैं और कामयाब भी होती हैं ज़्यादातर।
ये नहीं है कि मसाला फिल्में भी कामयाब होती हैं और कुछ उसमें से बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, कल्चर की एक अपनी जो है रोल होता है सोसाइटी में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दो लोगों पे होती है, एक राइटर पे और एक फिल्म मेकर पे। वो जब तक इस जिम्मेदारी को समझ के काम नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ ज़्यादा फिल्मों का अच्छा बनना थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है। देखिए, आपने कहा कि दिल को छू पाना या छू पाना, दर्शक को छू पाना, ये एक फ्रेज़ की शक्ल में तो बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन जब आप उसको तमाम सर्कमस्टेंशियल चीज़ों के भीतर से गुज़रते हुए देखते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में बनाई गई फिल्म, हिंदी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जी। उन विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न दर्शकों को उसी तरह छू पाए जैसे मलयाली में बनाई हुई फिल्म मलयालम के दर्शकों को छूती है, ये शायद मुश्किल काम होता होगा। देखिए, क्या है, एक पैन इंडियन फिल्म की एक शक्ल होती है जो, और कहानी देखिए ऐसा नहीं है, मलयाली फिल्म का छू पाना ऑडियंस को इसलिए मुश्किल हो सकता है कि वो मलयाली नहीं जानते बाकी के रीजन्स के, लेकिन अगर उसको सबटाइटल किया जाए, अब जैसे कि मराठी में है, कई फिल्में जो हैं अब आजकल बन रही हैं यहाँ पे, और उसमें नीचे सबटाइटल होता है। हम लोग ईरानी फिल्में देखते हैं, भाषा ईरानी होती है लेकिन नीचे उसमें सबटाइटल होता है। तो बल्कि होता ये है कि जो रीजनल फिल्में जो अपनी रूट से जुड़ी हुई होती हैं, और अगर उसमें यूनिवर्सल अपील होती है, तो वो चाहे वो कहीं का भी दर्शक को ज़रूर छूती है। यूनिवर्सल अपील के बारे में कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा लोकल होगा वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल बिल्कुल होगा। सही कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। और तब जो हमारा लेखक है जो फिल्मों के लिए लिख रहा है, उसके सामने अगर वो, फिर मैं उसी पर आता हूँ कि हिंदी क्षेत्र के लिए अगर फिल्म बना रहा है तो उस हिंदी में महाराष्ट्र भी है, उसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, एक बड़ा इलाका हिंदी को एनकम्पास करता है। लेकिन हर इलाके की सांस्कृतिक अभिरुचियाँ, उनके मैनिफेस्टेशंस और उनकी समस्याएं अलग अलग हैं जी। और तब ये एक लेखक से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करना हो जाएगा कि वो जिस तरह मध्य प्रदेश के दर्शक के दिल को छूने की कहानी लिख रहा है, उसी तरह वो राजस्थान या बंगाल के दर्शक के दिल को छूने की कहानी लिखे। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये व्यू पॉइंट ही जो है वो डिबेटेबल है, क्योंकि जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मुश्किल, एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको नौकरी मिलने की खुशी, और उसके नौकरी मिलने की खुशी उसको और उसके घर वालों को जो मध्य प्रदेश में होगी वो बंगाल में भी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है आप किन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे टैकल कर रहे हैं। और कुछ जो बहुत लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉब्लम अपने आप में हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आए, लेकिन उससे जो इमोशंस जागती हैं वो सबको समझ में आती हैं। तो प्रॉब्लम अगर वो सिर्फ प्रॉब्लम के तौर पे जो है कम्युनिकेट की जाती है और उसका कोई कैरेक्टर्स पे इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर नहीं छुएगी। फिर तो वो चाहे वो, मतलब अगर आप चाहे हिंदी की फिल्म बना रहे हैं और हिंदी भाषी को दिखाएं तो उसको हिंदी भाषी को भी नहीं छूएगी। विनय जी, क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप पढ़ाते भी हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, जो कि स्कूल्स में हम लोगों की जो परिपाटी वाली स्कूलिंग है उसमें नहीं बताई जाती। और जब उस स्कूल से निकल कर बच्चे बाहर आते हैं तो वो एक बहुत स्टेल किस्म की राइटिंग से ट्रेंड होकर निकल कर आते हैं और एक क्रिएटिव ब्लॉक शायद उनके पास रहता है। आपका क्या अनुभव है इस बारे में? देखिए, ये सच है कि हमारी जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी को फ्लरिश नहीं होने देती। दरअसल देखा जाए तो ट्रेनिंग तो वो होनी चाहिए कि आपके माइंड को ट्रेन किया जाए। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आदमी कैसे भी कलेक्ट कर सकता है।
और आज की दुनिया में हम अगर आप देखें तो हर तरफ से इंफॉर्मेशन का ऑनस्लॉट है हमारे ऊपर. वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग असेल्ड बाय इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एज वेल. लेकिन एजुकेशन का उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि बेसिक जो है उसका पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपके माइंड को ट्रेनिंग करे और आपका जो पोटेंशियल है उसको जो है निखार के बाहर ला सके. खुद अपने इर्द गिर्द लिखी जा रही कहानियों और ख़ुद अपने द्वारा लिखी जा रही कहानियों की रोशनी में अगर आप देखें तो, क्योंकि आखिरकार कोई भी कहानी चाहे वो आप लिखें या आपके साथी लिखें, उसे फ़िल्म की शक्ल में बनना होगा और उसे एक व्यावसायिक कारोबार में उतरना होगा. तो ऐसी परिस्थिति में फ़िल्म लेखन के सामने आपको क्या लगता है कि क्या कश्मकश है रहती है? ये देखिए बड़ी सवाल जो है, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं. मेरे कुछ साथी हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ कि जो कुछ फिल्में नहीं करना चाहेंगे या यूँ कह लीजिए उसको बेहतर ढंग से कि करने की क्षमता नहीं. कुछ तरीके की फ़िल्में हैं, कुछ ढंग की फ़िल्में हैं जो मैं नहीं बना सकता. अब अगर जब आपका इरादा ये है कि यार ये जो है कॉमर्शियल रूप से सक्सेसफुल हो, तो फिर उसकी जो वो थिंकिंग होगी वो उस सेंसिबिलिटी उसमें इनकॉर्पोरेट होती, वो जो है इनेट होती है उसमें. क्योंकि अब जैसे मैं नहीं सोच पाता, हालांकि ये एक अजीब सी आयरनी है कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया उन फिल्मों को देख के जिनको आज मैं अगर उन पर नज़र डालूं तो उनमें से ज़्यादातर जो है फिल्में मसाला फिल्में, एंटरटेन फिल्में थीं. लेकिन जैसे जैसे आप यूँ समझ लीजिए उसको एक शब्द है कि इवॉल्व होते हैं. दूसरा, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, जैसे जैसे आप माध्यम की सच्चाई समझते हैं, मीडियम की, सिनेमा मीडियम की, और आपको ये लगता है कि यार इसका तो बहुत कुछ दूसरे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सिर्फ व्यावसायिक ढंग से इस्तेमाल करना जो है ये इसको अंडरमाइन करता है, इस मीडियम की वैल्यू को अंडरमाइन करता है. तो फिर क्या हो जाता है कि सेंसिबिलिटी से जुड़ी हुई होती है हर चीज़. आप क्या काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी ये कश्मकश पैदा तब होती है कि आप वो काम करना चाहते हैं जो आप करना नहीं चाहते, वरना कश्मकश किस बात की. बहुत ही दिलचस्प बात आपने कही विनय जी. बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है. अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. वक्त है छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं विनय शुक्ला के साथ, जो कि एक जाने माने राइटर, डायरेक्टर और फिल्म एक्सपर्ट हैं. मैं जैसे जैसे जो है सिनेमा को मैंने समझा हिंदी फिल्मों के कॉन्टेक्स्ट में, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर करते हैं. और बाकी अब वो जैसे कि अब मैं बताऊं कि उस वक्त में उन फिल्मों के नाम लेना इसलिए अच्छा नहीं है कि उनकी अपनी फिल्मों की पोजीशंस जो है आज हमारी जो इंडियन फिल्म हिस्ट्री में है वो है, एक उनका अपना वजूद है, एक अपना उनका स्थान है. तो मैं फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मैं वो देखता था तो मुझे लगता था अरे यार क्या ग्रेट फिल्म है. अब मैं देखता हूँ तो मुझे वो इतनी झूठी लगती हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या एक्टिंग हुआ करती थी और ये क्या लिखा जाता था. स्वागत है एक बार फिर से. प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर और फिल्म एक्सपर्ट विनय शुक्ला. विनय जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि जिन फिल्मों को देखकर आप बड़े हुए और जिनकी वजह से आप फिल्मों में आए, वो बाद में जब उन पर नज़र डालते हैं तो वो मसाला फिल्में ही साबित होती हैं. उस पर जाएंगे बाद में, लेकिन हमें बताइए कि कहाँ पर उन फिल्मों को देखकर आप बड़े हो रहे थे और वो शुरुआती ज़िंदगी क्या है? देखिए, मैं हूँ जयपुर से. तो जयपुर में जो सिनेमा उस वक्त मेरे वक्त में जब देखने को मिलता था वो बिल्कुल कॉमर्शियल सिनेमा था, लेकिन उनमें कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे थे कि जिनकी फिल्में आज भी, मतलब एक्चुअली दे आर माई इंस्पिरेशन अंटिल टुडे. मैंने ये कहा कि मैं व्यावसायिक फ़िल्मों को देख के ही बड़ा हुआ, और आज जब मैं उनको देखता हूँ तो वो मुझे लगती है कि वो फिल्में
और जो फिल्में मेरा एक्सपोजर हुआ इंस्टीट्यूट में, फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरी तरबियत के दौरान, उनमें कितना जो है एक माध्यम को लेके एक फासला है। जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ उनमें मेरे ख्याल से सबसे प्रमुख नाम जो है वो है गुरुदत्त का। और वो मतलब पर्सनली जो है, मैं जैसे जैसे जो है सिनेमा को मैंने समझा हिंदी फिल्मों के कॉन्टेक्स्ट में, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर करते हैं। और बाकी अब वो जैसे कि अब मैं बताऊं कि उस वक्त में उन फिल्मों के नाम लेना इसलिए अच्छा नहीं है कि उनकी अपनी फिल्मों की पोजीशंस जो है आज हमारी जो इंडियन फिल्म हिस्ट्री में है वो है, एक उनका अपना वजूद है, एक अपना उनका स्थान है। तो मैं फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मैं वो देखता था तो मुझे लगता था अरे यार क्या ग्रेट फिल्म है। अब मैं देखता हूँ तो मुझे वो इतनी झूठी लगती हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या एक्टिंग हुआ करती थी और ये क्या लिखा जाता था। तो वो, लेकिन उसका एक कारण भी है। उसका कारण मेरे ख्याल से ये है, देखिए कि हमारा सिनेमा जो है वो आया, मतलब अगर बहुत पुराना जाए तो वो पहले संस्कृत के नाटक और फिर पारसी थिएटर और वो, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहा जिस सिनेमा को देखकर, और जो अभी भी उसकी जो है वो ऊपर से शक्ल बदल दी गई हो, लेकिन उसके जो बेसिक उसका जो कोर है वो पारसी थिएटर वाला है। वो नाच गानों का हो चाहे भले ही, वो चाहे वो डायलॉग की डिलीवरी का अंदाज़ हो, और वो चाहे एंटरटेन करने का कि किस तरीके से फिल्में जो है कैसे एंटरटेन होते हैं मासेस, वो अंडरस्टैंडिंग हो, वो वही है जो पारसी थिएटर की थी। सच ये है। अभी भी आप ये देखिए कि जब हमारे यहाँ शूटिंग होती है तो एक्टर्स जो है, मैं ठेठ कॉमर्शियल फिल्मों की बात कर रहा हूँ, तो वो कैमरा को देखकर इस तरह से बात करते हैं कि जैसे थिएटर में एक्टर वो रंगमंच पे नाटक जो कलाकार होता है वो ऑडियंस को देख के बात करता है। अभी तक ये चल रहा है। आप ये देखिए हर फिल्म में, हमारे यहाँ हिंदी फिल्म में ज़रा आप देखिए और सोचिए कि हमेशा कैरेक्टर खड़े होकर ही बात कर रहे होते हैं। कभी मतलब चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं कर रहे होते। अब ये कुछ फिल्मों में शुरू हुआ है, और पहले भी अच्छे फिल्मकार करते थे, लेकिन बहुत कम उनकी संख्या होती थी। ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो खड़े हुए हैं। मतलब मुझे तो अभी भी वो फिल्में याद हैं, या तो पहले वो गाउन पहना देते थे, नाइट का अगर सीन हो और अमीर किरदार हो तो उसके मुंह में एक वो जो है पाइप लगा होता था, और एक जो है सिल्क का गाउन होता था, और या फिर सूट होता था। यार अब मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कौन आदमी है जो इस तरीके के गाउन पहनता था और इस तरीके से बात करता था। तो वो जो एक प्योरली एक कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, वो तो खैर समझा जा सकता है कि हॉलीवुड की फिल्मों का असर था और वो तमाम चीज़ें, लेकिन उससे हटके अपनी संस्कृति से जुड़ के कुछ बंगाली डायरेक्टर्स थे, वो करते थे इस तरीके की चीज़ें। और अब तो बहुत हो रहा है। अगर अब आप देखें जैसे कि अभी जो कुछ इस जो अच्छे यंग फिल्म मेकर्स आए हैं, वो आप देखें तो उन्होंने पूरी ग्रामर चेंज करने पे लगे हुए हैं। बहुत ज़ाती तौर पर आपसे पूछेंगे विनय जी कि ख़ुद एक फिल्मकार और लेखक के तौर पर फिल्म में क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब क्या कहने के लिए आपने इस माध्यम को चुना? देखिए, इस माध्यम को क्यों चुना, इसका तो एक बड़ा अजीब सा वो जवाब दूँ। माध्यम को चुना ग्लैमर की वजह से। मैं सोचता था बचपन में, यार ये लोग क्या, एक मतलब लोग जानेंगे मुझे, मशहूर हो जाऊंगा मैं, तो इसलिए माध्यम को जो है उस वक्त जब ख्याल आया था तो तब ये था। फिर बड़ा हुआ, फिर थोड़ी बहुत अकल आई, फिर लगा कि यार सेंसिबिलिटी भी है मेरी। थिएटर में काम करता था, जयपुर में था मैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट देयर, आई यूज्ड टू डू रेडियो प्लेज। देन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो आई यूज्ड टू एक्ट ऑन स्टेज।
और उस वक्त फिर वो लिटरेचर भी पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सीरियस लिटरेचर पढ़ा। तो फिर समझ में जो है फिर आया। और उसके बाद जब फिर इंस्टीट्यूट में जो है एक मेरे अंदर मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। जब मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, साइलेंट सिनेमा देखा, कार्ल ड्रेयर की फिल्में देखी। मुझे अब तक कार्ल ड्रेयर का उनका नाम नहीं लेते हैं लोग अक्सर, लेकिन जब मैंने उनकी पैशन ऑफ जोन ऑफ आर्क देखी तो मैं बहुत उससे इम्प्रेस्ड हुआ था। और मुझे लगा कि यार सिनेमा तो ये होता है, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। और फिर उसके बाद पाथेर पंचाली और भी फ्रांस की न्यू वेव की फिल्में देखी, उन सब का बहुत गहरा असर हुआ। और फिर ये आपको ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे जब आप सच जानते हैं, सच से सामना होता है, तो फिर झूठ अपने आप जो है, झूठ का अंधकार दूर हो जाता है। तो फिर ये आया कि अब मैं आपके सवाल पे, अब जो आपने मुझसे पूछा कि आपने कि आप क्या कहना चाहते हैं या क्या फिल्मों के ज़रिए जो है आपका वो है, तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि हर आदमी जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, दरअसल वो अपने काम के थ्रू ख़ुद की तलाश कर रहा होता है। तो ये समझ लीजिए कि खुद की तलाश कर रहा हूँ, कहना तो बस यही है। नहीं, ये देखिए, खुद की तलाश थोड़ा सा मिस्टिकल एक स्टेटमेंट हुआ। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और मैं जब ये कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम ये मिस्टिकल यूँ नहीं है कि हम अपने बारे में कॉन्शियसली जानने की कोशिश नहीं करते। जब हम कॉन्शियसली जानने की कोशिश करते हैं अपने बारे में, तो फिर वो सवाल मिस्टिकल नहीं होता। फिर तो आपको हर पल सीखने को मिलता है, हर पल जानने को मिलता है, हर पल जो है आपको एक तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी को महसूस करने को जो है ज़िंदगी महसूस होने लगती है। तो ये मैं इसको मिस्टिकल नहीं मानता हूँ। और मुझे ये मालूम है कि ये बहुत से लोग जो है एक फ्रेज़ की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। तो फिर आइए इस सवाल से कन्फ्रंट कीजिए कि आप तो लग गए खुद की तलाश में, और आपके बाहर की जो दुनिया है वो वैसी ही भूख, लाचारी, बेबसी, असुरक्षा और असुविधा, जाहिर है कि अधिकांश भारत उससे जूझ रहा है। एक बड़ा हिस्सा वो भी है जो प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आप एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक फिल्म मेकर के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर आप अपनी तलाश में लग गए और सवाल बाहर मौजूद हैं, तो फिर फिल्म क्या करेगी? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ? मैं इस दुनिया में नहीं रह रहा। जी बिल्कुल। अगर मैं इस लाचारी और इससे मैं अनभिज्ञ हूँ या इससे मुंह फेर रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये, और मैं अपने आप की तलाश का मतलब ये नहीं होता कि आप एक आइवरी टावर पे चढ़ गए और उसमें खो गए। खुद की तलाश का मतलब होता है कि ये तमाम परिस्थितियाँ आप पे क्या असर डाल रही हैं और इनसे आपको क्या मिल रहा है और क्या सोच रहे हैं और आपकी जो है सेंसिबिलिटी कैसे शेप हो रही है। अगर वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया में खोए हुए हैं जिसका जो है या तो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में चले जाइए आप, लेकिन वो भी अपने आप में वाजिब होती है। मैं आपको एक बात बताऊं विनय जी, करीब अब हमारा प्रोग्राम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम आगे बातों का और विस्तार दे सकें, लेकिन बातचीत ख़त्म करें उससे पहले कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे कि मैं आपसे पूछूं और उसको कहकर आपको लगेगा कि इस बातचीत को पूरा ना सही लेकिन किसी पंक्चुएशन तक हम पहुंचा पाए। नहीं, ऐसी मतलब आपने जिस ढंग से सवाल किए हैं, सच तो ये है कि मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कहने वाला हूँ और क्या कहूँगा, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ चाहता ये हूँ कि जितना जो है अपने काम में अपने प्रति सच्चा हो सकूं, तो मुझे लगेगा कि मैं जो है एक अपनी जिम्मेदारी जो है एज एन आर्टिस्ट
वो निभा पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे राइटर, डायरेक्टर और फिल्म एक्सपर्ट विनय शुक्ला। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। अब रानी महारानी हो गई, अब रानी महारानी हो गई है।